हम सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की अहम बैठक को लेकर। वहीं प्री मानसून के साथ हरियाणा में डेंगू और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा फरीदाबाद पुलिस के सेक्टर 8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने का मामला उजागर हुआ। वहीं दुर्गा बल्डर इलाके में नाबालिग साले ने चाकू से हमला कर अपने जीजा की हत्या कर दी। पंचकुला के सेक्टर 5 में देर रात एचपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पुलिस कार्रवाई का आरोप लगा है। और अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल भी बताएंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों यानी कि सीएमजीजीए की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में विकसित हरियाणा 2047 के विजन और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य सुशासन को और मजबूत बनाना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से आम लोगों तक पहुंचाना रहा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में आज सीएमजीजीए की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। इस दौरान विकसित हरियाणा 2047 के विजन पर चर्चा किया गया, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों को निर्देश दिए कि लोगों तक सभी योजनाओं को जैसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ उनको बताया गया कि आने वाले दिनों में हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य किया जा सके, इस पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि सीएमजीजीए की इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कड़े रूप से सभी को यह संदेश दिया कि हमारा काम लोगों तक सेवाएं पहुंचाना है और उसको लेकर ही सभी अधिकारियों और साथ ही साथ मंत्रियों और विधायकों सांसदों को गंभीर रहना होगा और लोगों तक उनकी योजनाएं पहुंचानी होगी। आपको बता दें कि पिछले 11 साल में नायब सिंह सैनी की सरकार ने लोगों तक जो भी योजनाएं ले गई है, धरातल तक पहुंचाने का काम किया है, उसी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर यह बैठक की गई थी, जिसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों, मंत्रियों और उनके आला अधिकारियों को दिए गए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, चंडीगढ़ से। प्री मानसून के साथ हरियाणा में डेंगू और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग को गुरुग्राम में डेंगू के 4 और मलेरिया के 3 मामले मिले हैं, जिसके बाद विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है और अब तक करीब 2200 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए लगातार फॉगिंग, एंटी लार्वा अभियान और घर घर निरीक्षण किया जा रहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले 520 लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। पूरे प्रदेश में डेंगू और मलेरिया के केस और ज्यादा ना बढ़ें, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन ड्राई डे जरूर मनाएं, ताकि कूलर, गमलों, टंकियों और अन्य जगहों पर जमा पानी को साफ कर मच्छरों की पैदावार रोकी जा सके। विभाग का कहना है कि प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ लोगों की सतर्कता भी डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है। इसमें देखिए, आप जो बारिश का मौसम आता है तो हमारी जो तैयारी है वो मार्च से शुरू हो जाती है। चाहे हमारी लोगों को जागरूकता की बात हो, चाहे हमारा एंटी जून मंथ ऑब्जर्व करने की बात हो, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार एक तो जो भी हमारे फीवर के सस्पेक्ट केसेज आ रहे हैं, सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है कि वो कहीं मलेरिया या डेंगू से ग्रसित तो नहीं। अब तक विभाग ने 2200 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं गुड़गांव में। और जहाँ तक बात रही एमसीजी को अर्बन एरिया में और पंचायतों को डीडीपीओ के माध्यम से फॉगिंग के लिए इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि मच्छर की डेंसिटी ज़्यादा जब हो जाती है तो फॉगिंग की आवश्यकता पड़ती है। साथ के साथ हमारी लार्विसाइडल जो एक्टिविटी है कि कहीं पे पानी खड़ा हो बारिश में तो उस पर काले तेल का छिड़काव करते हैं। जो हमारी आइडेंटिफाइड वाटर बॉडीज हैं जो पहले से हैं, उनमें गैम्बूजिया फिश रिलीज करवा दी गई है सब में, ताकि वो जो लार्विसाइडल फिश रहती है, ये जो लार्वा पनपता है उसको। बीते दिन हुई बरसात के बाद अब डेंगू और मलेरिया ने गुरुग्राम में दस्तक दे दी है। गुरुग्राम में डेंगू के केसों की बात करूं तो 4 मामले अभी तक डेंगू के सामने आए हैं, तो वहीं पर 3 मलेरिया के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के साथ मिलकर गुरुग्राम को 4 जोन में बांटा है और चारों जोन में अब फॉगिंग कराई जा रही है।
वहीं पर एहतियातन तौर पर बात करें तो 2200 के करीब जो ब्लड सैंपल हैं स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कलेक्ट करे हैं, तो वहीं पर लापरवाही बरतने वाले 520 लोगों को नोटिस भी थमाया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम की जनता से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो सप्ताह में एक दिन ड्राई डे जरूर बनाए और अपने आसपास के इलाके को साफ सुथरा रखें, पानी जमा ना होने दें। यदि पानी जमा है तो उसको बदल दें या फिर उसके अंदर केरोसिन का जो ऑयल है वो जरूर डालें और अपने आसपास के जो गमले हैं, पौधे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो समय समय पर साफ करते रहें और कूलर के पानी को भी तय समय पर बदलें जरूर, क्योंकि साफ पानी के अंदर ही डेंगू और मलेरिया का लार्वा पाया जाता है, जो कि लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने में कितना सफल होता है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। बीते दिन फरीदाबाद पुलिस के सेक्टर 8 थाने के मालखाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस सुरक्षा में रखे गए हथियार गायब होने के बाद जांच शुरू की गई। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए सभी 32 हथियार बरामद कर लिए हैं और इस मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं लापरवाही के आरोप में मालखाना इंचार्ज एएसआई को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह मामला करीब 2 महीने पुराना है और अब जांच जारी है। में एक माल खाना है जो पुलिस का, वहां से 32 हथियार जो है चोरी होने का मामला सामने आया है और इसमें पुलिस ने कार्रवाई भी की। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, चौंकाने वाला मामला है, जान लेते हैं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह से। यशपाल जी, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये काफ़ी पुराना मामला है। लगभग 2 महीने पहले इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी और ये जो घटनाक्रम है ये फरवरी मार्च का जो सामने आया है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि 9 मई को प्रबंधक थाना सेक्टर 8 राजवीर सिंह द्वारा जो मालखाना था उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उसमें कुछ वेपन्स हैं जो वो गायब मिले। तो इसके आधार पर उसमें थाना में शिकायत दर्ज की गई थी और मामला दर्ज किया गया, अनुसंधान आरंभ किया गया था। कितने हथियार गायब मिले? जी, जो रिकॉर्ड जो एफआईआर में बताया गया 32 हथियार जो थे, वेपन्स थे, वो गायब बताए गए थे। तो उसके आधार पर थाना में अभियोग पंजीकृत करके अनुसंधान आरंभ किया गया था। मालखाने का इंचार्ज कौन था और क्या कार्रवाई उसके खिलाफ? जी, जो मालखाना इंचार्ज था उसका नाम विजेंद्र एएसआई है। उसको उसमें जो मामले में उसकी लापरवाही पाई गई, लापरवाही में पाते हुए उसके खिलाफ हमने डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू कर दी और उसको सस्पेंड कर दिया। क्या लापरवाही थी उनकी? जी, उसके पास ये लापरवाही थी कि उसके द्वारा जो उस लड़के से मालखाने में काम कराया जाता था, जो कि प्राइवेट व्यक्ति था, बल्कि जो मालखाना एक बड़ी संवेदनशील जगह होती है, उसमें स्वयं पे की निगरानी होनी चाहिए, परंतु उसके द्वारा उस लड़के से उसमें रिकॉर्ड मेंटेन कराया जाता था। इसकी उसमें लापरवाही पाई गई थी और इस वजह से उसको सस्पेंड किया। उसकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी खोली गई है। हथियार जो चोरी हुए वहां से क्या उसमें मिलीभगत है पुलिस की? नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन में किसी भी पुलिस कर्मचारी की इसमें मिलीभगत नहीं पाई गई है। तकनीकी सहायता से हमने केस को वर्कआउट किया है। जो थाने के सीसीटीवी फुटेज थे उनको पिछले 2-3 महीने के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है। उन सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है कि जो मोनू जो अप्रेंटिस का काम करता था थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर, और जो करनेरा गांव का रहने वाला, उसके द्वारा वहां से वो एक 2-2 करके वो वेपन्स वहां से निकाले गए। तो तमाम जो वेपन से कहाँ बेचे गए थे, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई हुई है जिन्होंने खरीदे थे? और जी बिल्कुल, इस घटनाक्रम के संबंध में हमने 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जो सबसे पहले गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज होने के नेक्स्ट डे ही 10 मई को ही हमने मोनू को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी पूछताछ में उसके रिलेटिव है विपिन तिजारा का, उसका नाम सामने आया। जो विपिन को भी हमने 10 तारीख को गिरफ्तार कर लिया था। विपिन से पूछताछ में एक संजय सुनारिया है जो तिजारा का ही रहने वाला है, उसका नाम सामने आया। उसको भी हमने 11 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। जो गिरफ्तार करने के बाद सामने आया कि मोनू ने विपिन के माध्यम से 26 वेपन जो थे वो संजय को दिए थे और संजय ने फिर उनको आगे विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न लोगों को आगे अलग अलग माध्यम से उनको भी दिया था। किस तरीके से देखते हैं, जिस पुलिस का सुरक्षा का जिम्मा होता है और उन्हीं के मालखाने से अगर हथियार चोरी हो जाएं तो इस किस तरीके से आप देखते हैं? जी, मैं आपको सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि ये एक तरीके से एक विश्वासघात, जो विश्वास था उसको, भाई काम करता है, काफी दिनों से काम कर रहा था, एक विश्वासघात के तौर पर उसने अंजाम दिया। तो किसी व्यक्ति के बारे में ऐसे तो हम कल्पना नहीं कर सकते कैसा नहीं है, बट एक तरीके से पुलिस के साथ विश्वासघात हुआ है और आगे हम इसमें देखेंगे। भाई ऐसे प्राइवेट व्यक्ति इसको हम काम नहीं कराएंगे और हमने आगे भी इनसे इनका काम करने के लिए हमने आगे उसको ITI जो भी इनकी आएगी अप्रोच, उनको हम मना करेंगे। फिलहाल तमाम जो हथियार हैं वो बरामद? जी, हथियार हमने बरामद कर लिए हैं। 20 आरोपितों को हमने गिरफ्तार कर लिया, 2 जेल में।
तो ये जो हथियार थे वो किन लोगों के थे, किन्होंने जमा कराए हुए? जी, ये हथियार हैं, कुछ लाइसेंसी हथियार थे जो अमानतन थाने में जमा होते हैं, कुछ इसमें केस प्रॉपर्टी भी वेपन थे, जो ये कुल मिला के 32 हथियार जो बताए गए हैं एफआईआर में, वो हथियार थे। वो हथियार। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो वहां पर मालखाने का इंचार्ज था, फिलहाल उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जी, उसमें विभागीय जांच की जा रही है। एक हमारा डीएसपी स्तर, एसीपी स्तर का अधिकारी इसमें विभागीय जांच उनकी कर रहा है। डे बाय डे हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य आएंगे उसके खिलाफ लापरवाही के उसके अनुरूप हम विभागीय कार्रवाई करेंगे। अभी इसमें और भी कुछ बकाया रहता है? जब इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमारा जांच का विषय अभी चल रहा है मामला। तो कहीं ना कहीं अभी भी इसमें जांच जारी है और लगातार जो इसमें कोई और भी दोषी होगा तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा दावा पुलिस प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं जिस पुलिस के जिम्मे जनता की सुरक्षा का जिम्मा है और उन्हीं के मालखाने से अगर हथियार चोरी हो रहे हैं और दूसरी जगह जाकर उनको बेचा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लग जाता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। पंचकुला के सेक्टर 5 में देर रात एचपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर पुलिस कार्रवाई का आरोप लगा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस ने धरना हटाते हुए कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया और धरना स्थल का टेंट भी हटा दिया। बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरना और अनशन पर बैठे हुए थे। मामले को लेकर आधिकारिक पुलिस बयान का इंतजार है। 18 जून 2026 से आमरण अनशन पर सेक्टर 5 पंचकुला जो जंतर मंतर स्थल है वहां पर ठहरे हुए थे पंचकुला में, हरियाणा के अंदर। और 8 दिन तक प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारे पास नहीं आया। हमारे महिला साथी आमरण अनशन में जो बैठी थी उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती रही। और कल जब हमारा मुद्दा हाईलाइट हुआ मीडिया की तरफ से तो कुछ प्रशासन के अधिकारी हमारे साथ बात करने आए, पर कहा कि हमारा आपका मुद्दा सोल्व करेंगे। पर मैं बताती हूँ आपको सोल्व कैसे किया हमारा मुद्दा। देर रात 11:30 बजे के करीब एक बलपूर्वक सेना लेकर आए गए और हमारे शिविर तंबू थे वो उखाड़ कर वहां से फेंक दिए गए हैं। और जो हमारी महिला साथी थी उनके पर बहुत ही लाठीचार्ज हुआ है। उनको घसीटते हुए पीटते हुए सरकार के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमारे पुरुष साथियों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटते हुए रात 11:30-12 बजे के करीब उनको भी डिटेन कर लिया गया है और उनके फोन को जो है जब्त कर लिया गया है। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर चल रहा एचपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन अब नया विवाद सामने लेकर आया है। इसमें आपको बता दें कि शुक्रवार की देर रात पुलिस प्रशासन की ओर से बदसलूकी की गई है, ऐसा आरोप है। कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की ओर से देर रात वहां पहुंचे और वहां अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की गई है। उनके मोबाइल फोन तक छीने गए हैं ताकि कोई इसको रिकॉर्ड न कर सके। इतना ही नहीं, महिला अभ्यर्थियों के साथ ज्यादा बदसलूकी की गई है, ऐसा आरोप बार बार लगाया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया कि ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग जो है वो मांग जारी रख रहे थे, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके देर रात, शुक्रवार की देर रात वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंची और उनको भगाने के लिए बलपूर्वक जो है उनको भगाए जाने की कोशिश की गई है, बल का इस्तेमाल किया गया, ऐसा आरोप है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उनका धरना प्रदर्शन का जो समय था वो समाप्त हो गया था, इसलिए उनको शांतिपूर्ण तरीके से वहां से हटाया गया है। लेकिन अब देखना है कि इन दोनों के बीच जो ये विवाद चल रहा है इसमें कौन सा नया मोड़ सामने लेकर आता है। हालांकि एचपीएससी का जो धरना प्रदर्शन ये पिछले कई दिनों से जारी था, लेकिन शुक्रवार की देर रात ये मामला सामने आया है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा। फरीदाबाद के दुर्गा बिल्डर इलाके में नाबालिग साले ने चाकू से हमला कर अपने जीजा की हत्या कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जीजा ने उसकी बहन को छोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए, 24 जुलाई की रात्रि को पुलिस चौकी नवीन नगर की टीम को गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि संडे बाजार दुर्गा बिल्डर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर चाकू से हमला किया हुआ। तो जिस पर पुलिस टीम मौका पहुंची, जो डेड बॉडी अननोन थी, जिसके बारे में आसपास के क्षेत्र में पता चली कि जिसपे उसका नाम जब्बार अली के नाम से उसकी पहचान हुई। उसकी उम्र 22 साल थी। जो इस घटनाक्रम के संबंध में जो जब्बार अली है उसकी पत्नी के द्वारा शिकायत दी गई थी, तो शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना पल्ला में हत्या की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। जो इसमें नवीन नगर चौकी की टीम द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन आरंभ की गई थी। जो टीम ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक अपचारी बालक को इसमें काबू कर लिया है, जिसको बाल सुधार केंद्र में भेज दिया है।
जी, अनुसंधान में पाया गया कि जिसके द्वारा ये हत्या की गई है वह मृतक का साला था और उसने जो मृतक जो था उसकी बहन को छोड़ने की बात कहा था, इसी से उसने आत्म होकर इस घटना को अंजाम दिया था। जो उसको पुलिस टीम ने अब रिक्शा में लिया है और अब उसको बाल सुधार केंद्र में हमने भेज दिया है। फरीदाबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग साले ने अपने जीजा की चाकुओं से गोदकर इस बात को लेकर हत्या कर दी कि उसके जीजा ने उसकी बहन को छोड़ने के लिए बोल दिया था। मात्र छोटी सी बात को लेकर ही जो साला उग्र हो गया और चाकुओं से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक जब्बार की डेड बॉडी लावारिस अवस्था में पड़ी हुई मिली। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब इस मामले में जांच की तो तमाम जो बातें हैं वो सामने आई और कहीं ना कहीं आरोपी को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और उसको कोर्ट में पेश कर आगे जो बाल सुधार गृह है वहां पर भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि एक बच्चे द्वारा, जो नाबालिग बच्चा है, उसकी तरफ से ये इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून तक प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने जुलाई के पहले सप्ताह में हरियाणा में मानसून की एंट्री की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने हरियाणा प्रदेश के 3 जिलों में हल्की बरसात व आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में लोग जो है वो सावधान रहे। जब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित स्थान पर रखे, पेड़ों व बिजली के खंभों के नजदीक न रहे। वही मौसम विभाग का कहना है कि 30 जून तक मौसम जो है वो परिवर्तनशील बना रहेगा और प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। वही इस दौरान जो है प्री मानसून की गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। वही मानसून जो है जुलाई माह के पहले सप्ताह के अंदर हरियाणा में दस्तक देगा। उस दौरान भारी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी। वही हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है और 38 डिग्री तापमान फिलहाल बना हुआ है। वही न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का तापमान बना हुआ है। लगातार पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से और हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने से स्थानीय लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती नजर आई है। वही किसानों के चेहरे पर भी खुशी छाई हुई है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने से किसानों की फसल जो है उस पर रौनक आई है और किसानों का कहना है कि हल्की बरसात होने से क्योंकि फसल में काफी फायदा हुआ है, क्योंकि जब तापमान में वृद्धि हो रही थी तो फसल जो थी वो खराब हो रही थी। तो ऐसे में लगातार पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से और प्री मानसून की गतिविधि देखने से आने वाले 3 दिन के दौरान भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात जो है वो देखने को मिलेगी और उससे तापमान में 2 से डिग्री और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भीषण गर्मी पड़ रही थी उस दौरान 44 डिग्री तापमान जो था वो महेंद्रगढ़ जिले का पहुंच गया था। लेकिन अभी 6 से 7 डिग्री तापमान जो है वो नीचे रहने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी जो है ना राहत मिली है और उससे लोगों का चेहरे के ऊपर खुशी है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का सामना करने से लोग जो थे वो बीमार पड़ रहे थे और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उस दौरान जब गर्मी ज्यादा थी तो डिहाइड्रेशन के मरीज भी अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे थे। तो ऐसे में शहर के अंदर से भी जब भीषण गर्मी थी तो रौनक गायब होती थी, तो जैसे ही बरसात होती है तो शहर के अंदर भी रौनक आती है और लोग जो है चहल पहल शहर में खरीदारी करने के लिए शहर के अंदर पहुंचते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तान। मौसम की आंख मिचौली के बीच अब लोग कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। कभी धूप तो कभी बरसात से किस तरीके से वो बचें, इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए सीएमओ गुड़गांव, उन्हीं से बात करते हूं। सर, लगातार कभी बरसात देखी जा रही है तो कभी कड़क धूप के बीच लोग बाहर निकल रहे हैं, ऐसे में किस तरीके के एहतियात बरतने की आवश्यकता है? हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आया कि कभी बारिश हो रही है, कभी तगड़ी आंधी भी आ जाती है और फिर धूप निकल आती है। तो इस तरह के मौसम के बदलाव के बीच में मैं सभी गुड़गांव वासियों को एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आंधी आती है तो आंधी के टाइम अपने खास तौर पे आँखों का खास ध्यान रखें, क्योंकि आँखों में जो धूल जाती है वो बाद में इन्फेक्शन का कारण बनती है और कहीं ना कहीं अगर आप उसी टाइम आँखों को अगर मसल लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ स्क्रैचेस भी डाल देती हैं।
दूसरी बात आई कि बारिश और धूप का होना, तो ये मौसम का एक जो बदलाव है, ये इसमें आप ख़ास तौर पे जब धूप है तो ख़ास तौर पे वही मैं बात फिर कहूँगा कि ध्यान रखें, अपना मुंह को ढक के रखें। और बारिश में भी अपने आप कोशिश करें कि बारिश और धूप का इस तरह का संगम है, धूप और गर्म होती है और बारिश भी ठंडा कर देती है। तो ऐसे मौसम में कई बार आपको बुखार की शिकायत हो सकती है, या बॉडी एक हो सकते हैं, शरीर में दर्द भी हो सकता है, या खांसी का भी शिकायत हो जाती है बाद में, अगर जुकाम ठंड वगैरह लग जाती है। तो अपने आप को इस तरह बचाने की कोशिश करें कि बारिश में ना भीगें, खासतौर पर जब धूप वगैरह आती है। तो सर, बरसात के बाद लोग भीगे रह जाते हैं, कई बार भीगे कपड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है, फंगल इन्फेक्शन की तरफ भी कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने हैं, लोगों को कहीं ना कहीं रैसेज आ जाते हैं बॉडी में। गीले कपड़े पहनना ही गलत है। अगर बारिश में भीग जाते हैं तो कोशिश करें जल्दी ही बदलने, क्योंकि गीला शरीर का रहना और उसमें बारिश साथ में ह्यूमस होती है, 100 तरह के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन खासतौर पे, बिल्कुल सही कहा, फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, खासतौर पे जो दाद वगैरह हो जाते हैं। और साथ में अगर आप मान लो उसके साथ अगर धूल वगैरह है तो उसमें आपके शरीर पे स्क्रैचेज वगैरह या लाल चकते रंग के वो भी हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है उसके। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सीएमओ साहब जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बदलते हुए मौसम में एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि बरसात में आप भीगते हैं तो फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। यदि धूप में बाहर निकले तो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ अपने सर को भी ढक के घर से बाहर निकलें। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर। और इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।